Hello everyone, welcome to Quiznex. In this series, that is on this day, we will discuss facts and events related to this particular day. I hope you will enjoy this video and if you like this video, then please subscribe to our channel, press the bell icon so you can get these amazing videos in future also. So without any further delay, let's start the video and let's start the fun. Fact number 1. On 29 July 1904, J.R.D. Tata was born. He was born into a Parsi family. He was born as Jahangir Ratanji Dadabhai Tata. He was an Indian aviator, entrepreneur, chairman of Tata Group and the shareholder of Tata Sons. 29 जुलाई 1904 को जे.आर.डी. टाटा का जन्म हुआ था. इनका जन्म एक पारसी फैमिली में हुआ था. इनका पूरा नाम जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा है. ये एक भारतीय एविएटर थे जो कि पहले पायलट भी थे, एंटरप्रेन्योर थे, चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के और साथ ही साथ ये टाटा सन्स के शेयर होल्डर भी थे. He is also best known for being the founder of several industries under the Tata Group, including Tata Consultancy Service, Tata Motors, Titan Industry, Tata Salt, Voltas and Air India. इन्हें बहुत सारे टाटा ग्रुप के कंपनीज को खड़ा करने के लिए जाना जाता है. ये बहुत सारे टाटा ग्रुप के कंपनीज के फाउंडर हैं, जिनमें से एक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसे हम TCS कहते हैं, टाटा मोटर्स, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाटा सॉल्ट, जिसे टाटा नमक भी बोला जाता है, वोल्टास और एयर इंडिया. ये भी बहुत सरप्राइजिंग है कि एयर इंडिया की स्थापना जे.आर.डी. टाटा ने की थी. और सारी की सारी कंपनीज अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्सेल कर रही है. ये उनका विजन था, ये उनका कंपनी का नींव उन्होंने ऐसा रखा था कि आज सारी कंपनी अलग अलग अपने फील्ड में तरक्की कर रही है. In 1983, he was awarded the French Legion of Honor Award, and in 1955 he won one of the highest civilian award, Padma Bhushan, and in 1992 he received Bharat Ratna Award, the highest civilian award in India. 1983 में इन्हें फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड मिला था, जो कि फ्रांस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड है जो कि लोगों को दिया जाता है. 1955 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था और 1992 में इन्हें भारत रत्न मिला था, जो कि अपने में एक सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है हमारे देश का. These honors were bestowed on him for his contribution to Indian industry. ये सारे ऑनर्स जो इन्हें मिले हैं, ये इनके कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है, जो हमारे देश के इकोनॉमी में और हमारे देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके ऑनर में इन्हें ये सारे अवार्ड्स मिले हैं. ये डेफिनेटली जे.आर.डी. टाटा हमारे इंडियन इकोनॉमिकल इतिहास के सबसे महानतम लोगों में से एक हैं. फैक्ट नंबर 2. On 29 July 1905, Dag Hammarskjöld was born. He was a Swedish economist, diplomat who served as the second Secretary General of the United Nations. 29 जुलाई 1905 को डैग हैमरशॉल्ड का जन्म हुआ था, जो कि एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, डिप्लोमेट थे और वो यूनाइटेड नेशन के दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे. Hammarskjöld still remains the youngest person to have held the post of Secretary General of United Nations, being only 47 years old when he was appointed in 1953. Hammarskjöld सबसे यंग सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के. जिस समय वो उनका अपॉइंटमेंट हुआ था 1953 में, उस समय उनकी उम्र जस्ट 47 साल की थी. His second term was cut short when he died in the crash of his D6 airplane in North Rhodesia while en route to ceasefire negotiation during the Congo crisis. He is the only person to be awarded a Nobel Peace Prize posthumously.
उनका दूसरा टर्म जो एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन था वो बहुत ही छोटा रहा, क्योंकि उनकी डेथ एक एयरप्लेन क्रैश में हो गई थी। उनका D6 एयरप्लेन नॉर्थ रोडेशिया में क्रैश हो गया था। वो प्लेन से वो कॉन्गो के तरफ जा रहे थे। वो कॉन्गो के क्राइसिस को रिजॉल्व करने जा रहे थे, जहाँ पे वो सीज़ फायर के नेगोशिएशंस के लिए जा रहे थे, और दुर्भाग्यपूर्ण से उनका प्लेन रास्ते में क्रैश हो गया था। ऐसा कहते भी हैं कि ये कोई साजिश के तहत क्रैश हुआ था। उसका बहुत सारा उस पर जांच भी हुई, पर कोई नतीजा नहीं निकला। और ये एकमात्र ऐसे पर्सन हैं जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ अपने मरणोपरांत मिला है, पॉस्टमसली मिला है। अपने मरने के बाद उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। ये एकमात्र दुनिया के ऐसे शख्स हैं। I hope you are enjoying this video. I request you to kindly like this video, and to get daily quizzes, trivia and interesting video like this, kindly subscribe to our channel by pressing the bell icon so you can receive the notification when we upload a new video. So let's resume this infotainment. Fact number 3. On 29 July 1957, International Atomic Energy Agency IAEA was formed. The IAEA was created in 1957 in response to the deep fear and expectation generated by the discoveries and diverse use of nuclear technology. 29 जुलाई 1957 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे IAEA भी कहते हैं, इसका गठन हुआ था। 1957 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डिस्कवरीज और उसके अलग अलग तरीके के जो यूजेस थे, जिससे कि बहुत ही एक डरावना सा एटमॉस्फेयर बन गया था, और उससे जो डिस्ट्रक्शन हो सकता था उसके एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए, उसकी कैपेसिटी को देखते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, जिसे IAEA भी कहते हैं, ताकि उस पर एक कंट्रोल किया जा सके, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल रखा जा सके। The agency's genesis was US President Eisenhower. Atoms for Peace address to the General Assembly of the United Nations on December 8, 1953. इस एजेंसी की सोच सबसे पहले US प्रेसिडेंट आइजनहावर को आई थी, जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में 8 दिसंबर 1953 को अपने भाषण में कहा था कि एटम्स फॉर पीस, एक बहुत ही फेमस फ्रेज़ उन्होंने यूज़ किया था अपने भाषण में, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को पीस के लिए कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को। The IAEA is strongly linked to nuclear technology and its controversial application either as a weapon or a practical and useful tool. IAEA एक स्ट्रॉन्ग पकड़ रखता है इस पूरे टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके जो भी एक इसका जो एप्लीकेशन हो सकता है, चाहे वो ख़राब तरीके से यूज़ हो, चाहे वो अच्छे तरीके से यूज़ हो, जिस तरीके से भी इस एप्लीकेशन को यूज़ किया जा सकता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, तो उसके एक अच्छे पकड़ के लिए IAEA एक मजबूत एजेंसी है। The agency was set up as the world's Atom for Peace organization within the United Nations family. इस एजेंसी को यूनाइटेड नेशन में जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए सेटअप किया गया था, और इसे एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन भी कहा गया है कि इस टेक्नोलॉजी को, ये जो डेंजरस टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसको पीस के लिए यूटिलाइज़ किया जा सके, जिसका मेन काम ही इस एजेंसी का है। From the beginning, it was given the mandate to work with its member states and multiple partners worldwide to promote safe, secure and peaceful nuclear technology. शुरू से इस ऑर्गेनाइजेशन को, जब से इसका गठन हुआ है, इसे एक पावर मिला हुआ था, इसे एक मैंडेट मिला हुआ था कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, इसके जितने भी मल्टीपल पार्टनर्स हैं इसके वर्ल्ड वाइड, उन्हें ये सेफ तरीका दिखाए, समझाए, ताकि एक सिक्योर पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज बनाया जा सके, जिससे कि लोगों के भलाई के लिए यूटिलाइज किया जा सके, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाही के लिए यूज़ किया जा सके। Fact number 4. On 29 July 1958, American President Dwight D. Eisenhower signed the National Aeronautics and Space Act establishing NASA. 29 जुलाई 1958 को अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर ने एक एक्ट साइन किया था। उस एक्ट का नाम था नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एक्ट।
ये एक्ट साइन करने के बाद नासा का गठन हुआ था, जो कि आज बहुत ही फेमस है, हर कोई जानता है नासा और नासा की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में. The act, which followed close on the heels of the Soviet Union launch of Sputnik, was drafted by the United States House Select Committee on Astronautics and Space Exploration, and on July 29, 1958 was signed by the President Eisenhower. ये एक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन, उसमें कोल्ड वॉर का टाइम था और सोवियत यूनियन स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर रहा था. और उस टाइम उन्होंने अपना बहुत ही फेमस लॉन्च किया था जिसका नाम था स्पुतनिक. तो उसे देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स हाउस सेलेक्ट कमेटी ने एक ड्राफ्ट किया था, एक एक्ट ड्राफ्ट किया था जिसे एस्ट्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन ड्राफ्ट भी कहते हैं, जिसे कि 29 जुलाई 1958 को प्रेसिडेंट आइजनहावर ने साइन किया था. This act was introduced in the House as HR 12575 on May 24, 1958, which passed the House on June 2, 1958, then passed the Senate on June 16, 1958. Finally, it became law when President Dwight D. Eisenhower signed it on 29 July 1958, establishing one of the premium space organization that is famously known as NASA. ये एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था हाउस में, जो यूएस के हाउसेज हैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था एज HR 12575, जो कि 24 मई 1958 को इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे कि हाउस में पास कराया गया जून 2 को 1958 को. वो सेनेट में भी पास हो गया 16 जून को 1958 को. और फाइनली 29 जुलाई 1958 को जब प्रेसिडेंट आइजनहावर ने इसे साइन किया तो ये एक्ट लॉ बन गया और नासा का गठन हुआ, जो कि आज के दिन में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस और स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में. फैक्ट नंबर 5. ऑन 29 जुलाई 2010, the first International Tiger Day observed at St. Petersburg, Russia. 29 जुलाई 2010 को पहला इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में. The goal of the day is to promote a global system for protecting the natural habitats of tiger and to raise public awareness and support for tigers conservation issues. इस दिन को इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि एक दुनिया भर में एक प्रमोशन किया जा सके, एक सिस्टम बनाया जा सके ताकि टाइगर्स के जो नेचुरल जगह है, हैबिटेट है जहाँ पे वो रहते हैं, जो जंगल को उनके रहने मुताबिक बनाया जा सके और एक पब्लिक अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलाई जा सके समाज में और समाज का सपोर्ट लिया जा सके ताकि टाइगर के कंजर्वेशन में मदद मिल सके, किसी तरह की दिक्कत ना आए. Global Tiger Day is celebrated every year on July 29th as a way to raise awareness about this magnificent but endangered big cat. ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट इसीलिए किया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे इसीलिए 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि एक अवेयरनेस बढ़ाया जा सके, एक जागरूकता बढ़ाई जा सके इस बहुत ही खूबसूरत जानवर के लिए, जो कि अब खतरे में है. इनकी तादाद बहुत ही कम रह गई है, तो इनकी तादाद को बढ़ाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है. The day was founded in 2010 when the 13 tiger range countries came together to create TA into 2, the global goal to double the number of wild tigers by the year 2022. ये दिन को 2010 में इसीलिए शुरू किया गया था इंटरनेशनल टाइगर डे को, जब 13 कंट्री जहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं, जहाँ पे टाइगर्स के रेंज हैं, वो साथ आए थे और इन्होंने वो सब साथ मिलके एक कैंपेन शुरू की थी जिसका नाम T into 2 था. इस
कैंपेन का मतलब था कि जितने भी ये टाइगर्स अब दुनिया में बच गए हैं उनकी तादाद को दुगना कर देना 2022 तक। तो जितने भी वाइल्ड टाइगर्स थे उस समय 2010 में, उस समय एक कैंपेन के मुताबिक उसे 2022 तक उनकी तादाद को, उनके पॉपुलेशन को दुगना कर देना था। इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही था। Thanks again for watching this video. So if you like this video, all the facts that we presented in related to this particular date, then please do like our video and subscribe to our channel by pressing the subscribe button that is in red, and also the bell icon, so you can get a constant notification when we upload a new video related to this particular